चलो शुरू करें एवरीवन। अच्छा, चलो बस अभी आप आगे ध्यान देंगे सब लोग। सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अरे बाबा गुड मॉर्निंग। चॉकलेट्स पहले पढ़ाएंगी फिर चॉकलेट खाएंगी, ओके? या चलो, अक्सर पढ़ते वक्त स्टूडेंट्स को ही ज़्यादा नींद आती है तो उनको चॉकलेट्स की ज़्यादा ज़रूरत है। टीचर्स को ज़्यादा नींद नहीं आती, उनको चॉकलेट्स की ज़रूरत नहीं है। अब ये मत बोलना कि सर इसलिए क्योंकि टीचर सुलाने वाले होते हैं, ये मत बोलना। चले शुरू करें एवरीवन। ओके, देखिए मैं आप लोगों को सबसे पहले आज एक बेसिक इंट्रो दिखाऊंगा, एक बेसिक लॉजिक दिखाऊंगा अबाउट डेप्रिसिएशन। ठीक है, एक बेसिक लॉजिक। बाकी अपन कॉन्सेप्ट बुक से बिल्कुल उसमें आगे जाएंगे, लेकिन एक बेसिक बैकग्राउंड एक तैयार कर लेते हैं आज। ठीक है, ये ना थोड़ा टेढ़ा हो गया है कैमरा, लेकिन ठीक है, उसको थोड़ा सा तो सुधरा है। अभी रहने देते श्री, लेकिन नेक्स्ट क्लास के पहले देखना पड़ेगा एक बार। नहीं ये ठीक है, आई एम कंफर्टेबल विद दिस। हाँ, इसमें है क्या मुझे नहीं पता, इसमें है कि नहीं। हाँ इसमें है ना। हाँ ठीक, चलो ओके। बस मौका मिला नहीं, इधर शुरू। मौके पे चौका मारना इसी को बोलते हैं। चलो ओके, तो हम लोग सबसे पहले अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, नाम ऑफ द टॉपिक इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, ठीक है ओके। मुझे एक बात बताइए सब लोग, डेप्रिसिएशन वर्ड का मतलब आपके हिसाब से क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड डेप्रिसिएशन? मतलब क्या है? अंग्रेजी शब्द ऐसा अगर सामने आ गया, अकाउंटिंग वर्ड अलग छोड़ दो उसको, अंग्रेजी शब्द आपके सामने आ गया डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएट होना, मतलब क्या लग रहा है? वैल्यू रिड्यूस होना, करेक्ट? रिडक्शन इन वैल्यू। अरे उधर दिख ही नहीं रहा, सॉरी। हाँ जी, अभी ठीक है? बस बोला ना, मौका मिला शुरू। ओके, अभी देखो फिर से मुझे अलग अलग बिठाना पड़ेगा सबको। हाँ तो शांत रहो अभी, ठीक है ओके। सो रिडक्शन इन वैल्यू, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इज रिडक्शन इन वैल्यू। अब ये चीज हम लोग क्यों पढ़ने जा रहे हैं? क्योंकि देखो हम लोग जब कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर करते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर? एक्विजिशन ऑफ एनी पर्टिकुलर असेट, ठीक है। Capital expenditure results into some particular asset. Now this asset, can I say, can be a tangible asset, can be an intangible asset. Can I say so? Tangible asset भी हो सकता है, intangible asset भी हो सकता है। अब capital expenditure का मतलब ही ये है कि इसका जो benefit है वो long term है, इसका जो benefit है वो लॉन्ग टर्म है ना। इसका कोई मुझे शॉर्ट टर्म बेनिफिट नहीं मिल रहा है, मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल रहा है। मैंने अगर एक मशीन खरीदा तो इस मशीन का मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलने वाला है, सिर्फ 1 साल का बेनिफिट नहीं है, 5 साल 6 साल 10 साल ऐसा बेनिफिट मुझे मिलने वाला है, करेक्ट? तो अगर ऐसा कुछ है, देन इन दैट केस बाय एप्लीकेशन ऑफ मैचिंग, बाय एप्लीकेशन ऑफ मैचिंग, जब मैं मैचिंग की बात करता हूं तब मैं क्या करता हूं? मैं रेवेन्यू वर्सेस एक्सपेंसेस, इसे प्रॉपर तरीके से मैच करता हूं, करेक्ट? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं जिस टैंजिबल एसेट या जिस इनटैंजिबल एसेट की बात कर रहा हूं, इसका मान के चलो लाइफ इज 5 years, तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5। कैन आई से कि मुझे यहां पर कुछ बेनिफिट मिलेगा, यहां पर कुछ और, यहां पर कुछ और, यहां पर कुछ और यहां पर कुछ और? कैन आई से सो? मुझे बेनिफिट एक झटके में एक ही साल में नहीं मिल रहा है,
मुझे उसका जो बेनिफिट है वो 5 साल में थोड़ा थोड़ा करके मिल रहा है, करेक्ट? तो सीधी सी बात है भाई, अगर बेनिफिट मुझे प्रोपोर्शनेटली 5 साल में मिल रहा है, तो ये जो कॉस्ट है इस एसेट का, जो भी कॉस्ट था, वो कॉस्ट को क्या मैं एक ही साल में चार्ज कर दूं? नहीं ना, दैट इज नॉट जस्टिफाइड, दैट इज नॉट मैचिंग। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसी कॉस्ट को 5 साल में प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करूंगा। समझ में आ रहा है? सो इसी कॉस्ट का जो प्रोपोर्शनेट डिवीजन है, इससे क्या हो रहा है, मैं इस कॉस्ट को बांट रहा हूं विद इन द लाइफ ऑफ द एसेट। तो इसी हिस्से को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। ओके, सो डेप्रिसिएशन का जन्म हुआ बिकॉज ऑफ मैचिंग, क्योंकि अगर आप किसी एसेट का बेनिफिट प्रोपोर्शनेटली क्लेम कर रहे हो तो उसके कॉस्ट को आप एक झटके में चार्ज नहीं कर सकते, उसके कॉस्ट को भी आपको प्रोपोर्शनेटली ही ईयर्स में बांटना होगा। अब ये कैसे प्रोपोर्शन में बांटेंगे? सर मे बी इक्वल बांट दो, हो सकता है, मे बी किसी और रेशियो में बांटो, पॉसिबल है। और इसी के लिए हम देखते हैं डेप्रिसिएशन के अलग अलग मेथड्स, ठीक है? So according to different methods of depreciation, the amount of depreciation, how you will proportionately divide it in different years, that can be different, ठीक है? But the point is that we are doing this by application of matching. इतना क्लियर हुआ दिमाग में? ठीक है, चलो ठीक है। अब मुझे डेप्रिसिएशन में पढ़ना क्या है? डेप्रिसिएशन में मुझे 3 चीजें देखने हैं, ठीक है? कौन से 3 चीजें? 3 चीजों में सबसे पहला चीज मुझे देखना है डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग, ठीक है? आई नीड टू फोकस ऑन हाउ डेप्रिसिएशन का डेबिट क्रेडिट होता है। अकाउंटिंग बोले तो कौन सा अकाउंट डेबिट, कौन सा अकाउंट क्रेडिट, कौन सा बैलेंस रहेगा, क्या इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, क्या बैलेंस शीट में जाएगा, दिस इज अकाउंटिंग, ठीक है? दूसरा, मुझे फोकस करना है ऑन डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन, ठीक है? कैलकुलेशन मतलब डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना, जिसमें अलग अलग तरह के मेथड्स है। मेथड्स वैसे बहुत सारे हैं, पहले आपके सिलेबस में हुए करते थे 9 मेथड्स ओनली, ठीक है? ओनली 9 मेथड्स, लेकिन उसको कम करके अभी 6 में कन्वर्ट कर दिया गया है। गुड फॉर यू, ठीक है? 11th 12th में हम लोगों ने 2 मेथड्स पढ़े थे, ठीक है? 2 मेथड्स में से भी एक ही मेथड याद होगा, ठीक है? दूसरा मेथड पता नहीं सर, कुछ तो भी था सर, ठीक है? कुछ लोगों को शायद दोनों मेथड याद हो, लेकिन अभी आपको पढ़ने हैं टोटल 6 मेथड, ठीक है? तो देखेंगे वो। और तीसरा जो आपको देखना है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रिक्वायरमेंट्स, ठीक है? देखो, आपके लिए आसान बनाने के लिए मैंने ऐसा कर दिया है, मैंने मॉड्यूल के जो पूरा जो लिखा हुआ है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है? क्योंकि कैसा होता है, एकदम सीक्वेंस में अपन एक के बाद एक पढ़ते जाए तो कई बार कनेक्ट नहीं होता, लिंक नहीं लगता, क्या है कैसा है समझ में नहीं आता। कोई भी चीज सडनली कहीं पे भी बीच में आ गया, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के साथ साथ उसका अकाउंटिंग का क्वेश्चन आ गया, लिंक नहीं लग पाता है, ठीक है? तो वो लिंक लगे, इसलिए मैंने इसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 1 डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, 2 डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन, 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट। अब इसमें सब टॉपिक्स क्या क्या चीजें अपने को पढ़ने हैं, ठीक है? अकाउंटिंग में अपन 2 तरह की चीजें पढ़ेंगे, ठीक है? 2 तरह की चीजें पढ़ेंगे। अब ये 2 तरह की चीजों के बारे में मैं जैसे ही पूछूंगा तो बाय डिफॉल्ट डेप्रिसिएशन में 2 चीजें बोले तो अपने दिमाग में आता है एसएलएम एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। 1 मिनट, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है? तो मैं अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं। अकाउंटिंग में नामकरण अगर ना करे तो याद रखना मुश्किल हो जाता है, और मॉड्यूल में नाम नहीं है, ठीक है? तो मैं नाम दे रहा हूं, ठीक है? मैं नाम दे रहा हूं, एक नाम लिख देते हैं अपन, डायरेक्ट मेथड। ऐसा नाम मॉड्यूल में नहीं है, किसी किताब में नहीं है, लेकिन हम नाम दे रहे हैं ताकि हम लोग रिलेट कर पाए, हम याद रख पाए। तो एक मैं कह रहा हूं डायरेक्ट मेथड, दूसरे को मैं कह रहा हूं प्रोविजन मेथड, ठीक है? डायरेक्ट मेथड, प्रोविजन मेथड, ओके? पसंद सबको दोनों में से कोई एक आ सकता है, लेकिन लेट मी टेल यू द प्रोविजन मेथड इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इन लॉन्ग टर्म। क्यों? आगे चल के आप लोग जितने भी बड़े बड़े कंपनी के अकाउंटिंग या ऑडिट करने वाले हो या देखने वाले हो, वहां पर ये प्रोविजन मेथड ही चलने वाला है, ठीक है? तो वो अच्छा लगे या बुरा लगे, दैट डजंट मैटर भाई, आपको पैसे जिस चीज के मिलेंगे वो चीज आपको सीखना पड़ेगा, ओके? तो देखना है इसमें, ओके?
कैलकुलेशन, ये दो चीजें देखना है। अब कैलकुलेशन में सबसे पहले आप देखोगे स्ट्रेट लाइन मेथड, जाना पहचाना है कॉमर्स वालों के लिए, ठीक है। दूसरा नाम आप देखोगे आरबीएम, आरबीएम मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तीसरा मेथड आप देखोगे एसवाईडीएम, एसवाईडीएम का मतलब सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स मेथड, सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स मेथड, ठीक है। पहली बार ही नाम देख रहे हो आप लोग, लेकिन देखोगे बड़ा आसान मेथड है, बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है, ठीक है। चौथा आप लोग देखोगे डिप्लीशन मेथड, बप्पा 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 काहीतरी म्हणते रे बाबा ठीक है, डिप्लीशन मेथड। पांचवा मेथड आप देखोगे प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। और छठवां आप देखोगे मशीन आवर रेट मेथड, मशीन आवर रेट मेथड। बस इतनी, ठीक है, बस इतनी। तो है 6 लेकिन पढ़ेंगे 4। नहीं, सेम जो है वो ये 3 है। ये 3 में सिर्फ थोड़ा सा इधर उधर नाम में फर्क है, थोड़ा कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा बदलेगा, लेकिन है सेम। एक समझ लोगे ना तो बाकी दो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे आपको, ठीक है। तो समझेंगे 4, बाकी सिर्फ मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, आप लोग समझ जाओगे उसमें, ठीक है। तो अपन सपोज सिर्फ डिप्लीशन को अच्छी तरह से समझेंगे डिटेल में, और वो समझ गया तो प्रोडक्शन यूनिट्स और मशीन आवर्स का सिर्फ आपको एक ट्रेलर भी दिखा दिया ना, समझ जाओगे आप क्या है, ठीक है, मिलते जुलते बिल्कुल। तो ये 6 मेथड्स अपने को देखने हैं। अब इसी तरह से एएस रिक्वायरमेंट्स में मुझे क्या क्या देखना है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स, इसमें मुझे क्या क्या देखना है। सबसे पहले मुझे देखना है अबाउट द डेफिनेशन, ओके। दूसरा मुझे देखना है डेप्रिसिएशन के इंग्रेडिएंट्स, जिसमें कुछ खास बातें हैं जिनको डिस्कस करना जरूरी है, जिनका मतलब समझना जरूरी है, ठीक है। तीसरा आपको देखना है चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, जहां पे आप देखोगे एप्लीकेशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कहता है कि एक मेथड एक बार लगाया तो वही मेथड बार बार लगाना चाहिए, राइट। लेकिन आप देखोगे चेंज इन मेथड, तो भाई साहब कंसिस्टेंसी के वक्त अगर आपको याद होगा मैंने कहा था कि चेंज हो ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है, यू शुड नॉट चेंज। लेकिन इफ इट इज गुड फॉर द बिजनेस और इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ तो फिर चेंज होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में यू नीड टू डिस्क्लोज। याद आ रहा है रोल ऑफ फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन। सानिका गुड मॉर्निंग, ब्रश वश किया, जागे हो, ठीक है ओके नहीं मुझे ऐसा लगा कि कहीं और हो इसलिए मैंने बोला एकदम से, ठीक है, जागे हो, यस ठीक है। सो अगर आप लोगों को याद है फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन कौन से थे फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन? कंसिस्टेंसी और अक्रूवल और गोइंग कंसर्न। ऐसे टीम एफर्ट से नहीं चलेगा, इंडिविजुअली याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा तो फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन के बारे में मैंने कुछ कहा था कि भाई साहब अगर हम लोग ये चीजें फॉलो कर रहे हैं तो क्या बताने की जरूरत है? नहीं। लेकिन इफ यू डोंट फॉलो तो फिर इसे डिस्क्लोज करना जरूरी है, फिर ये बिकम्स रिपोर्टेबल। कुछ याद आ रहा है? एकदम चैप्टर 1 ट्रांजैक्शंस अपन जब पढ़ रहे थे, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन समझना है, इज इट रिपोर्टेबल की नॉट रिपोर्टेबल। So if you are following fundamental accounting assumption, it is not reportable. But if you are not following any of the fundamental accounting assumption, अगर आप going concern नहीं हो, अगर आप accrual ना करके cash basis follow कर रहे हो, या अगर आप consistency के against जा रहे हो, you are changing any method, then you need to disclose it. Getting me? तो change in method हम लोग यही देखेंगे, और AS के requirements क्या है change के लिए। दूसरा आप देखोगे change in estimates, change in estimates,
डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते वक्त दो तरह के एस्टिमेट लगाए जाते हैं, अंदाज, ठीक है, अंदाज, फोरकास्ट कर रहा हूं मैं। अब ये फोरकास्ट गलत भी तो हो सकता है, ठीक है, मैंने कुछ एज्यूम करके आगे बढ़ गया, कुछ सालों बाद मुझे लगा नहीं यार ये तो कुछ और है, नहीं हो सकता ऐसा। तो अगर एस्टिमेट में चेंज आया तो एकदम बीच में क्या करना चाहिए, एएस कहता है इसके बारे में, दिस इज व्हाट वी विल लर्न। नंबर 5, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, नाम से ही क्या समझ में आ रहा है, फिर से वैल्यू करना, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ठीक है। एक छठवां नाम लिख रहा हूं लेकिन इसको लिख के काट दूंगा क्योंकि सिलेबस में नहीं है। इंपेयरमेंट, नाम सुन के रख लो आप लोग क्योंकि ये आगे चल के आप लोग पढ़ोगे। एंड आई डोंट नो इस चीज को फाउंडेशन में क्यों इंक्लूड नहीं किया, देयर इज नो सेंस। इंपेयरमेंट इज एज, मतलब एग्जैक्टली डेप्रिसिएशन जैसे ही है, डेप्रिसिएशन का भाई है, ठीक है, लेकिन इंपेयरमेंट को सिलेबस में क्यों नहीं डाला इंस्टीट्यूट ने, ये मेरे समझ के बिल्कुल बाहर है। मतलब जो सिलेबस चेंज कर रहे हैं, अगर इंस्टीट्यूट तक मेरा ये वीडियो पहुंचे तो मैं तो खुलेआम बोल रहा हूं कि इंपेयरमेंट को फाउंडेशन में डालो भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से समझ सकते हैं सब लोग, लेकिन फिलहाल ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। देखो इंपेयरमेंट का मतलब क्या होता है, मैं एक सिंपल सी बात समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। देखो एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनी टाइम, ओके, हम इंसानों के साथ भी हो सकता है और असेट्स के साथ भी हो सकता है, करेक्ट। हम इंसानों के साथ ऐसा हो सकता है कि अगर बाई चांस, अनफॉर्चुनेटली ऐसा होना नहीं चाहिए किसी के साथ, लेकिन कभी अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो हो सकता है कि वी माइट, कोई भी पर्सन माइट गेट डिसेबल, राइट, हाथ टूट सकते हैं, पैर टूट सकते हैं, इससे फर्क पड़ता है, गेटिंग मी। तो ऐसा ही असेट्स के साथ भी होता है, और हम सब लोगों ने कभी ना कभी ऐसा एक एसेट के साथ हादसा जरूर एक्सपीरियंस किया, एंड दैट इज मोबाइल फोन, राइट। मोबाइल फोन गिर गया, स्क्रीन टूट गया, और फिर बाकी अपने को पता है, ठीक है, रिपेयर भी करवाया तो फिर कैसा टच आता है हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये चीज मुझसे मत पूछना क्योंकि मैं पता नहीं कितने सारे अच्छे अच्छे फोन इस तरह से तोड़ चुका हूं, ठीक है। मतलब आई रिमेंबर व्हेन आईफोन 4 वाज लॉन्च्ड, 4 के जमाने की बात कर रहा हूं, सोचो आईफोन 4 वाज लॉन्च, नया लॉन्च हुआ, ठीक है। मेरे बर्थडे के दिन मैंने बोला मैं खुद को गिफ्ट करता हूं, सो आई बॉट एन आईफोन, ठीक है, आईफोन 4। अब आईफोन है यार, कवर थोड़ी लगाएंगे उसको, है कि नहीं, शो ऑफ करना है यार, दिखा रहा है सबको। और ये आईफोन 4, तब आईफोन सब नहीं रखते थे वो जमाने में, आईफोन वॉज नॉट दैट पॉपुलर, तो आईफोन यूज्ड टू बी स्टेटस सिंबल, आज भी स्टेटस सिंबल ही है आज भी स्टेटस सिंबल ही है इनफैक्ट। लेकिन फिर मैंने वो शौक है, देखो यार ऐसे जेब में रख रहा हूं और वो लोगो दिख रहा चाहिए एप्पल, ठीक है। तो बढ़िया क्लास में आया, क्लास में माहौल बना, ओ सर एप्पल, ऐसा ऐसा सब बना, मैं भी एकदम खुश है, एप्पल एप्पल अच्छा लगता है ना यार, ठीक है। सब होते होते पढ़ा रहा हूँ, फिर बीच बीच में ही फोन निकाल के देख रहा हूँ, फिर रख रहा हूँ, फिर निकाल रहा हूँ, देख रहा हूँ, ऐसा होते 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 एक बार रखा, मुझे लगा जेब में रखा लेकिन वो जेब में गया नहीं, गिरा। तो मैं समझ सकता हूं कैसा लगा होगा, ठीक है। तो वो होने के बाद फिर बाद में क्या हुआ, वो टूटा, दुख हुआ। अब वो दुख भुलाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने खरीद लिया सैमसंग का नया गैलेक्सी फोन आया था तब, दैट वाज आल्सो एक्सपेंसिव, ठीक है। अब आईफोन का गम मिटाने के लिए मैंने वो खरीद लिया, कुछ दिनों बाद वो भी टूटा, फिर वो गम मिटाने के लिए गूगल का नेक्सस करके एक आया था, वो खरीदा, कुछ दिनों बाद वो भी टूटा। उसके बाद से मैंने सोचा नहीं यार अपने, नहीं बटन वाले नहीं, ये सस्ते वाले जो है वही अच्छा है यार, ठीक है, एक्सपेंसिव फोन नहीं लेने का, ओके। सो एनीवेज, अगर हमने कोई असेट खरीदा एंड ड्यू टू सम एक्सीडेंट या ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशंस, हो सकता है मार्केट में सडनली कुछ चेंज आ गया, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से एसेट का जो वैल्यू होना चाहिए था अब वो वैल्यू नहीं रहा, हो सकता है ऐसा। अगर ऐसा हुआ तो हम कहते हैं एसेट का वैल्यू हैज इंपेयर्ड, ठीक है। तो वो इंपेयरमेंट का एडजस्टमेंट करना पड़ता है, दिस इज ऑल्सो रिडक्शन इन द वैल्यू।
एंड एग्जैक्टली सिमिलर टू डेप्रिसिएशन। तो क्यों नहीं डाला इसको, ये मेरे समझ के बाहर है, लेकिन नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने क्यों बताया, सिलेबस में नहीं है फिर भी क्यों बताया, यार फाउंडेशन है, कुछ चीजें पता होनी चाहिए हमें, ठीक है। इंटरमीडिएट में तो पढ़ोगे ही आप लोग ये सब चीजें, लेकिन आज के डेट में हल्का फुल्का तो मालूम हो, ठीक है। ठीक, तो ये है हमारा पूरा सिलेबस, ठीक है। ओके, वन बाय वन अगर हम लोग शुरू करें विद द बेसिक थिंग्स, अब डेफिनेशन हम लोग एक साथ ही देखेंगे। मैं सबसे पहले आ जाता हूं इंग्रेडिएंट्स से, ठीक है। चलो इससे हम लोग शुरू करते हैं। सो डेप्रिसिएशन की जब मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूं तो मेरे पास कौन से चीजों की सख्त जरूरत होती है। नंबर वन, मुझे मालूम होना चाहिए व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ असेट, ठीक है। और यहां पर ऐसा लिखना हिस्टोरिकल, ऐसा लिख के इसे हाईलाइट कर देना, ठीक है। कॉस्ट बोले तो हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द एसेट। अर्थात ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द एसेट अर्थात, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट में क्या आ गया, सबसे पहले परचेज कॉस्ट या बिल अमाउंट, परचेज कॉस्ट या बिल अमाउंट, ठीक है, प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट प्लस इनवर्ड कॉस्ट, प्लस वन टाइम टैक्स on which no credit available, one time tax on which no credit available। अच्छा वो अर है, ए आर है, अच्छा मैंने अर्थार्थ लिख दिया, सॉरी, कर देता हूं करेक्शन, अर्थार्थ है ना, हाँ थात, अच्छा अर्थात, ये ऐसा होगा अर्थात, अच्छा नहीं अच्छा हो गया, ये यहाँ पे हो गया। अभी मुझे एक और करेक्शन पता चल गया, ये मैंने लिखा था कॉन्सेप्ट बुक में, अब मैं इसको करेक्ट कर लूंगा, मैंने यही लिखा था स्पेलिंग जो मैंने पहले लिखा है। चलो अर्थात, ओके चल, इट इज अ संस्कृत वर्ड राइट, हाँ तो यहाँ पे संस्कृत पढ़ने वाले ज्यादा लोग हैं, अच्छी बात है। नहीं सीरियल देखने से स्पेलिंग याद नहीं होता सीरियल देख के स्पेलिंग याद नहीं होता संस्कृत में, हाँ चलो एनीवेज, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई आई रोट हियर वन टाइम। मैंने वन टाइम क्यों लिखा, क्योंकि आप सोच के देखो, आप एक व्हीकल खरीद रहे हो, कार खरीद रहे हो मान के चलो, ठीक है, दैट इज ऑल्सो एन एसेट। लेकिन कार में हर तरह का टैक्सेस वन टाइम नहीं होता, कुछ कुछ टैक्सेस एनुअल होते हैं, समझ रहे हो। ऐसे कोई भी एसेट की बात करो तो जो टैक्सेस रहते हैं वो वन टाइम नहीं होते नेसेसरीली, कुछ टैक्सेस एनुअल रहते हैं। तो मैं क्या एनुअल वाले इंक्लूड करूंगा यहां पे, नहीं, ठीक है। अब जरा सोच के देखो, इंश्योरेंस, मैं व्हीकल के ऊपर इंश्योरेंस करवा रहा हूं, कोई भी एसेट का भी इंश्योरेंस हो सकता है, लेकिन इंश्योरेंस नॉर्मली स्पीकिंग इज एनुअल, गेटिंग मी। इफ इट इज एनुअल देन शुड आई ऐड इट इन कॉस्ट, नो, गेटिंग मी। इफ इट इज एनुअल मतलब वो रिकरिंग है, वो वन टाइम नहीं है, तो मैं यहां पे कौन से टैक्सेस ऐड करूंगा, वही टैक्सेस जो वन टाइम है, गेटिंग मी। अच्छा, उसमें भी आगे चल के क्या लिखा है मैंने, ऑन विच नो क्रेडिट अवेलेबल, ये मैंने आपको बताया था इफ यू रिमेंबर जीएसटी के बारे में, ठीक है। क्रेडिट का मतलब आप समझ लो एग्जैक्टली लाइक कैशबैक, ठीक है, मतलब अगर मुझे उस पर कैशबैक मिल गया तो फिर दैट इज नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट, लेकिन अगर मुझे कैशबैक नहीं मिला
देन दैट इज पार्ट ऑफ कॉस्ट। नहीं समझा सर, नहीं समझा? सोच के देखो, मैंने 10,000 का टैक्स भरा, लेकिन 10,000 में मुझे 10,000 का क्रेडिट यानी कैशबैक मिल गया, तो भैया 10,000 खर्च करके 10,000 वापस मिल गए, मेरा कॉस्ट क्या है? जीरो। सो इफ आई गेट द कैशबैक माई कॉस्ट इज नथिंग। ठीक है, कॉस्ट क्या होगा? जिसका कैशबैक नहीं मिला। मैंने 10,000 टैक्स भरा और मेरे को 6,000 का ही कैशबैक मिला, व्हाट इज माई कॉस्ट? 4,000। ठीक है आयुष, नींद खुल गया ना पक्का? आज मुझे बहुत सारे जन थोड़े अलग नींद में दिखाई दे रहे हैं, क्या हो गया सर? आज जैसे ही आपका सुबह सुबह मैसेज देखा कि आज का क्लास लेट है, हम खुशी से स्नूज बंद करके एक बढ़िया सोने खो गए सर, इसलिए अभी जस्ट थोड़े देर पहले नींद खुली है, अभी नींद में दिख रहे हो, ऐसा है? अरे अभी ऐसे ही दिख रहा है मुझे, हाँ वैसे ही छुआ। कितने सारे जनों के साथ ऐसा हुआ है? वेरी गुड। अरे कितने बजे निकल गए थे? मैंने तो मेरे ख्याल से 7 बजे के आसपास ही कर दिया था, निकल गए थे तब? बाप रे, हाँ? अरे बाप रे, इतने जल्दी? अरे सब लोग घर से कितने बजे निकलते हो? कोई मतलब अर्लीस्ट कितने बजे निकलते हो? 7 बजे। हाँ वो तो अंश का तो मुझे पता है सर, 8:30 बजे निकलते हैं सर। है ना? अच्छा ठीक है, एनीवेज तो ये लिख लियो सब ये। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एसेट क्या होगा? सेकेंड, इंग्रेडिएंट्स ऑफ डेप्रिसिएशन में सबसे पहले आपने लिखा कॉस्ट ऑफ एसेट। दूसरा आप लोग लिखोगे यहां पे एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ। एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ। ठीक है, नाउ हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड इकोनॉमिक लाइफ। लाइफ अलग होता है, इकोनॉमिक लाइफ अलग होता है। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड। आप लोग देखो, कोई भी असेट की अगर लाइफ देखोगे ना, तो आपको असेट टिके हुए दिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बिल्डिंग्स 100 साल पुराने भी दिख जाएंगे बहुत सारी जगह पे, गेटिंग मी? तो ऐसे ही हो सकता है, जैसे अभी तो नहीं है मेरे पास, एक कंप्यूटर था, वो डब्बा नहीं रहता था पहले, ठीक है? अगर आज भी मैं उसे चालू करता वो चालू हो जाता, इट वॉज इन अ वेरी गुड कंडीशन। ठीक है, लेकिन क्या इट इज यूजेबल? वो डब्बा आज के डेट में कोई काम का नहीं रहा, गेटिंग मी? तो इसी तरह से हो सकता है कि आपके पास आज भी कुछ फोन रखे हो पुराने वाले, ठीक है, आज भी रखे हो, अच्छे कंडीशन में हो, लेकिन वो यूजेबल कंडीशन में है क्या? नहीं। ठीक है, यहां पर बात फैशन की भी आ जाती है कई बार एसेट्स को लेके। ये चीज को समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल आप अपने कपड़ों को लेके सोच सकते हो, करेक्ट? हाँ, स्वेटर्स, मतलब कोई भी कपड़ों की बात करें अगर, मतलब घर पे मम्मी पापास एंड अपना झगड़ा होते रहता है इसको लेके। मम्मी पापास ऑलवेज विल बी सेइंग कि अरे तेरा वार्डरोब में जगह नहीं है, कितने कपड़े खरीदोगे तुम, जरूरत क्या है? लेकिन हमें हमेशा ही फील होगा कि नहीं कपड़े नहीं है, कितने कम है, करेक्ट? स्पेशली विद गर्ल्स, ओके? बॉयज का, हाँ बॉयज में भी एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन बॉयज क्या है, चल जाता है। गर्ल्स का अलग होता है। जैसे बर्थडे के दिन अगर लड़की ने कोई एक ड्रेस पहन के आई और क्लास में मान के चलो किसी और ने भी सेम ड्रेस पहना है, तो हो गया प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद तो भैया वो ड्रेस उसके बाद कभी हम लोग हाथ भी नहीं लगाएंगे, नहीं उसके पास भी है, ओके? लेकिन हम बॉयज में ऐसा नहीं रहता। हम बॉयज में अगर ऐसा कोई दिख गया तो अरे ब्रो क्या बात है, ठीक है ना? तो लड़कों की बात अलग है थोड़ी। मेरे साथ तो क्लास में हुआ है, मैं एक शर्ट पहन के आया था, क्लास में एक स्टूडेंट सेम शर्ट पहन के बैठा हुआ था, मैंने बकायदा उसके साथ फोटो खींचा है, बोला आजा भाई, ठीक है? तो खैर, कपड़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो कह रहा हूं कि अगर फैशन चेंज हो गया, फैशन बदल गया, तो हम लोग अक्सर उस कपड़े को यूज नहीं करते, गेटिंग मी? तो इसी तरह से जरा सोच के देखो, एसेट्स में भी हो सकता है। मैंने अभी कंप्यूटर का एग्जांपल दिया, इसी तरह से एक बार सोच के देखो, जैसे टू व्हीलर,
एक जमाना था पुराने स्कूटर का, बजाज स्कूटर, हमारा बजाज। आज के डेट में अगर वो हमारा बजाज लेके कोई निकला, अभी थोड़ा थोड़ा वापस आ रहा है, लेकिन बीच में थोड़ा आउट ऑफ फैशन था, आउट ऑफ फैशन, हवे स्कूटर में घूम रहे हैं। वो जमाने में और भी कुछ कुछ व्हीकल्स हुए करते थे, ठीक है। अक्सर वो दूध वाला लेके घूमता है, वैसे वाले अपने को दिखाई देते हैं, ठीक है। अगर कोई दिखा उस बाइक में तो वो चिढ़ाया जाएगा उसको, लेकिन तो पॉइंट है कि चेंज इन फैशन की वजह से भी वैल्यू बदलता है, गेटिंग मी? तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. Life is different and economic life is different. What do you mean by economic life? Economic life मतलब आपको asset का वो life देखना है when that asset is giving you some economic benefit. Okay? Life till we get economic benefit. ठीक है? तो what do you mean by economic benefit here? Let's try to understand. This means when the revenues expected from that asset exceeds the cost expected from that asset. Okay? हम लोग कब कहेंगे कि असेट मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है? When we see that the revenue expected from that asset exceeds the cost on that asset. कभी कभी क्या होता है कि वो असेट इतना पुराना हो जाता है कि उसके खर्चे ज्यादा महंगे पड़ते हैं, उससे फायदा तो मिलता है नहीं, उल्टा खर्चे ज्यादा महंगे पड़ जाते हैं। तो जब ऐसा हो जाता है हम कहते हैं कि इसका इकोनॉमिक लाइफ है ही नहीं, खत्म हो गया यार। वो एग्जिस्टेंस में आज भी है लेकिन इकोनॉमिक लाइफ नहीं है। समझे बात को? नाउ दिस इज द आंसर फॉर वन ऑफ द वेरी कॉमन क्वेश्चंस दैट एवरीवन हैज। मेरे पास ये अक्सर आते रहता है कि सर हमारे पास एक, हमारे कॉलोनी में एक बिल्डिंग है, वो तो 100 साल पुराना है, तो उस पर क्या 100 साल डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे क्या? उस पर डिप्रिसिएशन क्यों नहीं चार्ज करते? दिस इज द आंसर फॉर इट। वो एग्जिस्टेंस में है, इट हैज अ लाइफ बट इट डजंट हैव एन इकोनॉमिक लाइफ। गॉट इट? तो ये हुआ दूसरा। इकोनॉमिक लाइफ मतलब लाइफ टिल वी गेट इकोनॉमिक बेनिफिट्स। नहीं, आप देखोगे तो उसमें खर्चा ज्यादा रहता है। बिल्कुल रहोगे आप रहो ना वहां पे, लेकिन वहां पे रहने से फायदा जितना हो रहा है उससे ज्यादा खर्चा हो जाता है। ठीक है? अगर आप उसका रिपेयर्स, अब वो अलग बात है, आप बोलोगे नहीं मैं कराता ही नहीं, जा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप करवाओगे तो आपको खर्चा ज्यादा पड़ेगा देन द बेनिफिट यू गेट। सो जब आपके खर्चे ज्यादा हो जाए देन द बेनिफिट, वी से दैट इट डजंट हैव एनी इकोनॉमिक लाइफ। ठीक है? यस। तो ये हुआ दूसरा। अब तीसरा, एस्टिमेटेड। आप देख रहे हो यहां पे मैं एस्टिमेट कर रहा हूं कुछ चीजें, ठीक है? एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू। रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है? ये रेसिडुअल वैल्यू के हम लोग कुछ और नाम लिख सकते हैं, सैल्वेज वैल्यू। ठीक है? एक और नाम लिख के रख सकते हो, स्क्रैप वैल्यू। ठीक है? सो बेसिकली ये जो वैल्यूज है, दीज आर द वैल्यूज दैट यू एक्सपेक्ट दैट द एसेट विल फेच एट द एंड ऑफ इट्स इकोनॉमिक लाइफ। ठीक है? यानी जब हम लोग एसेट खरीद रहे हैं उसी वक्त मुझे मालूम है कि एक वक्त आएगा जब मेरे को इसका बेनिफिट नहीं रहेगा, मैं इसको बेच दूंगा। ठीक है? आप एग्जाम्पल के फॉर्म में अपने मोबाइल फोन के बारे में सोच सकते हो, या अपने टू व्हीलर के बारे में सोच सकते हो। जब आप मोबाइल फोन खरीदते हो या टू व्हीलर खरीदते हो, यू ऑल्सो थिंक अबाउट द रीसेल वैल्यू ऑफ इट। वो भी मैटर करता है। सोच के देखो, जैसे आपको टू व्हीलर खरीदना है, आप होंडा एक्टिवा खरीदोगे, क्यों? उसका रीसेल वैल्यू अच्छा मिलता है। ठीक है? वहीं पे अगर कोई और कौन सा बोलो यार, स्कूटी पे, या महिंद्रा का कोई टू व्हीलर, महिंद्रा के नहीं आते टू व्हीलर कुछ तो भी, क्या नाम है उसका? हाँ, वो जो भी है महिंद्रा के टू व्हीलर, उसका सेकेंड हैंड वैल्यू, रीसेल वैल्यू नहीं मिलता कुछ खास। ठीक है? तो आप वहां पे ये कंसिडर करते हो खरीदते वक्त, होता है कि नहीं? फोन में होता है, फोन में आईफोन खरीदोगे, क्यों भाई? उसका वैल्यू अच्छा मिलेगा बेचने पे।
वन प्लस बेचने पे अच्छा वैल्यू मिलेगा, लेकिन यहीं पे कुछ और फोन्स रहते हैं जिनका वैल्यू, वो माइक्रोमैक्स खरीदा अपन ने, तो रीसेल में बेचने जाओगे तो माइक्रोमैक्स चल रहा है क्या, जिंदा है क्या, ठीक है, रीसेल वैल्यू कुछ खास अपने को नहीं मिलेगा। गेटिंग मी? सो रीसेल वैल्यू इज समथिंग दैट इज कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज। तो यहां पर हम लोग इसे एस्टिमेट लगाएंगे कि एट द एंड अगर मैं इसे बेचूंगा कितने में बिकेगा, ठीक है। नाउ दिस इज रेसिडुअल वैल्यू, दिस कैन बी अ रीसेल वैल्यू, दिस कैन बी अ स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मतलब कुछ चीजें सेकेंड हैंड मार्केट नहीं रहता, वो रद्दी के भाव ही जाता है। कुछ चीजों का सेकेंड हैंड मार्केट रहता है, कुछ चीजें रद्दी के भाव जाते हैं। अगर सेकेंड हैंड मार्केट है तो उनको थोड़ा रेस्पेक्ट मिलेगा, वर्ड यूज इज रेसिडुअल वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू। लेकिन अगर नहीं है सेकेंड हैंड मार्केट, रद्दी के भाव जा रहा है, तो फिर हम लोग उसे कहेंगे स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। तो एज द केस में भी अपने को क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहेगा। गॉट दिस? तो तीन तरह के हमारे इंग्रेडिएंट्स है, ओके। कौन से तीन इंग्रेडिएंट्स? नंबर वन कॉस्ट, कॉस्ट में क्या क्या आएगा ये समझ में आया, बेसिकली हिस्टोरिकल कॉस्ट। दूसरा क्या बताया मैंने? एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ। और तीसरा क्या बताया? एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू। ये सब लिख लिया सबने पूरा शुरू से? ठीक है, ओके। नाउ secondly when we come to definition of depreciation, अब डेफिनेशन थोड़ा थियरी होता है इसलिए मैं इसको अभी अवॉइड कर रहा हूं, लेकिन इसकी मदद से सिर्फ एक चीज और आपको बता दे रहा हूं, बाकी अपन देखते हैं, ठीक है। डेफिनेशन से मुझे यहां पर कुछ चीजें क्लैरिटी मिलती है। जैसे नंबर वन, डेप्रिसिएशन इज अ प्रोविजन, ठीक है। इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है कि लॉस है कि प्रोविजन है? इट इज अ प्रोविजन, ठीक है। अब अगर मैंने ऐसा नहीं बोला होता तो हमारे मन में लॉस भी आ गया होता, हमारे मन में एक्सपेंस भी आ गया होता, बट इट इज एक्चुअली अ प्रोविजन। अब ऐसा क्यों, ये समझ में तब आएगा जब हम लोग अकाउंटिंग सीखेंगे, ठीक है। दूसरी बात, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए कुछ चीजें होने जरूरी है, ठीक है। कौन से कुछ चीजें? सबसे पहले there should be a tangible asset, there should be a tangible asset जिसके आप ओनर हो, ठीक है। कोई भी बंदा एवे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकता। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए यू शुड बी ओनर ऑफ अ टैंजिबल एसेट। अब यहीं पे मैं लिख के रखता हूं, इन केस ऑफ इंटैंजिबल एसेट, अगर ये इंटैंजिबल एसेट है, इंटैंजिबल एसेट भी तो हो सकता है ना, ओके। इंटैंजिबल एसेट जिसके आप ओनर हो, तो उसके केस में भी डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, लेकिन उसको हम डेप्रिसिएशन ना कहते हुए कहते हैं अमोर्टाइजेशन। ये दोनों ही प्रोविजन है, डेप्रिसिएशन भी प्रोविजन है, अमोर्टाइजेशन भी प्रोविजन है, ठीक है। दोनों एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। एक्सपेंस को डेप्रिसिएट नहीं, इंटैंजिबल एसेट को डेप्रिसिएट करते हो, यानी राइट ऑफ करना, राइट ऑफ करना। नॉट एग्जैक्टली एक्सपेंस, एक्सपेंस नहीं है वो, इट इज बेसिकली एनी इंटैंजिबल एसेट। एक्सपेंस कैसा होता है मैं वो बताता हूं आपको। कई बार क्या होता है, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के पहले के एक्सपेंसेस, उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके हर साल में राइट ऑफ करते हैं। सो दैट ऑल्सो इज राइट ऑफ, वहां पर भी अमोर्टाइजेशन आता है, बट अमोर्टाइजेशन इज मेनली यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ इंटैंजिबल एसेट्स, जैसे पेटेंट राइट, कॉपी राइट्स, गुडविल इफ एनी। तो ये सब में जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, दैट इज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ अमोर्टाइजेशन, ठीक है। दूसरा, नॉट हेल्ड फॉर resale in normal course of business, not held for resale in normal course of business। ये मतलब समझ में आया? पहले भी डिस्कस किया था अपन ने। अपन जिस एसेट की बात कर रहे हैं, इसको बेचने की नहीं खरीदा हमने इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ये यूज करने के लिए खरीदा है, ठीक है। तभी आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो। एंड तीसरा, should have
a should have a limited or fixed economic life. ठीक है, इसका एक फिक्स लाइफ होना चाहिए. ओके चलिए मुझे बताइए सब लोग, कॉमर्स बैकग्राउंड वालों सब लोग बताओ मुझे, साइंस बैकग्राउंड वाले भी बता सकते हो अगर मालूम हो तो. ठीक है, मुझे बताइए कि बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है क्या? होता है. मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है क्या? लैंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है क्या? नहीं होता. लैंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता. क्यों नहीं होता? लैंड टैंजिबल एसेट है जिसका वैल्यू हमेशा एप्रिशिएट होता है. अब बोला सही. ठीक है, देखो बात को समझो. अगर हम लोग कहते हैं कि लैंड का वैल्यू हमेशा एप्रिशिएट होता है इसलिए वो डिप्रिसिएट नहीं होता, दिस इज अ टिपिकल एक्सप्लेनेशन, आई अंडरस्टैंड. ये इसमें आपकी गलती नहीं है क्योंकि 11th 12th में यही डेफिनेशन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है. ठीक है, पूरे इंडिया में ही पॉपुलर है, मैंने भी यही सुना था सबसे पहली बार, तो इसमें कोई गलती नहीं है. ठीक है, लेकिन पॉइंट इज कि अगर ऐसा ही रीजन है तब तो भैया बिल्डिंग भी एप्रिशिएट होता है. सोच के देखो, आप बिल्डिंग खरीद रहे हो तो बिल्डिंग का भी तो वैल्यू मार्केट में एप्रिशिएट होता है ना, उसको क्यों डिप्रिशिएट करते फिर हम लोग? दैट इज नॉट अ करेक्ट रीजन. द करेक्ट रीजन इज थर्ड पॉइंट, लैंड डजंट हैव एनी लिमिटेड फिक्स्ड इकोनॉमिक लाइफ. ठीक है, आप बिल्डिंग की इकोनॉमिक लाइफ जज कर सकते हो, आप मशीन का इकोनॉमिक लाइफ जज कर सकते हो, आप व्हीकल का इकोनॉमिक लाइफ जज कर सकते हो, आप कंप्यूटर का इकोनॉमिक लाइफ जज कर सकते हो, लेकिन लैंड का क्या इकोनॉमिक लाइफ है? दैट इज अ नेचुरल एसेट, इसलिए इसका कोई इकोनॉमिक फिक्स लाइफ नहीं होता एंड हेंस लैंड पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता. गेटिंग मी? देखो भैया, हम लोगों को जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें से एक क्वेश्चन का नाम है ट्रू एंड फॉल्स. बराबर, ट्रू एंड फॉल्स में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो रीजन सही देना पड़ेगा. रीजन में अगर यही पूछा और वहां हम लिख के आए कि लैंड का वैल्यू हमेशा एप्रिशिएट होता है इसलिए डिप्रिशिएट नहीं होता, बस गए, नहीं मिलेंगे मार्क्स. आपको सही रीजन लिखना पड़ेगा. गॉट इट? ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? पक्का? ओके. तो आज मैं वैसे भी ज्यादा कुछ आपको बताने के इरादे में नहीं हूं. ठीक है, आज का क्लास एक शॉर्ट क्लास है तो यहां तक ही मैंने बताया. ठीक है, बाकी हम लोग डिटेल में आराम से फुर्सत में देखेंगे कल से. ठीक है, आज का एक शॉर्ट क्लास है. ओके, चलो यहां पे रुक जाता हूं.